इंटरनेट के जरिए किसी भी कारोबारी हजरात को धोखा देना फाइनेंशियल क्राइम में आ जाता है। इस तरह कोई वीडियो लीक कर देना, तस्वीर को शेयर करना, ये भी पिक एक्ट के तहत आ रहा है। जी। तो कितने आपने पिक एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमात का इंदराज अमल में लाया? अभी इस साल तकरीबन हमारे 304 के करीब पर्चे दर्ज हो गए इन 4 माह में, और इसके अलावा पिछले साल हमारे मोर देन 1300 पर्चे थे जो दर्ज हुए थे। तो उनकी हम तफ्तीश भी कर रहे हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, फोर्जरी है, उसके अलावा जो न्यूडिटी के एलिमेंट्स आते हैं 21B का डिग्निटी ऑफ पर्सनस के खिलाफ आता है, और साइबर स्टॉकिंग के ऊपर होता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और प्रोसीड कर रहे हैं उन्हें। सर, साइबर स्टॉकिंग क्या है और कितनी सजा हो सकती है? साइबर स्टॉकिंग किसी भी शख्स को आप जब उसकी मर्जी के खिलाफ बार बार ऐड कर उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसका पैगामात भेजते हैं, जैसे ख़ासतौर पर लोग अभी ऑनलाइन बैठते हैं, ख़वातीन को तंग करते हैं, नकली आईडीज़ बना के लोगों को तंग करते हैं, मुझसे दोस्ती वगैरह कर लो, तो इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। और उसका बार बार पीछा करते हैं, उसका जान नहीं छोड़ते, तो ये साइबर स्टॉकिंग है। कानून के अंदर इसकी तकरीबन 3 साल के करीब सज़ा है इसकी। अच्छा सर, फौश मवाद का एक बड़ा अमल दखल है, एआई के जरिए जनरेट किए जा रहे हैं, कुछ ओरिजिनल भी हैं। हाँ जी। कोई किसी से महफूज नहीं है, रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, ये भी इस तरह के भी केसेस मैंने देखा है। इंचार्ज जो साइबर क्राइम है उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि बहुत ही बिलो द बेल्ट चले गए हैं। तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए किसी की वीडियो तस्वीर शेयर कर देना, और वो ओरिजिनल वीडियो और तस्वीर होती है, तो उस पे फिर किस तरह कार्रवाई करते हैं आप? अच्छा, हमारा जो मुआशरा है उसका मेयार ना गिर चुका है पहले की निस्बत। पहले कुछ वैल्यूज़ रह जाती थी, कुछ वैल्यूज़ को ऑब्जर्व किया जाता था। अब जिस तरह हमारी जनरेशन आ रही है, ये जनरेशन जी जिसको आमतौर पे आप लोग कहते हैं, तो ये उन वैल्यूज़ का ख्याल नहीं कर रहे हैं। एआई जनरेटेड तो बहुत दूर की बात है। अभी जितनी भी वीडियोस वगैरह बन रही हैं, सामने आ रही हैं, फौश मवाद है, ख़ास तौर पे आजकल जो ये फ्रेंडशिप का कल्चर चल गया है, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग चल रही है, और ये वीडियो शेयरिंग और पिक्चर शेयरिंग चल रही है। ये पहले उस टाइम पे तो समझते हैं कि हम ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, मगर वो ट्रस्ट के नाम पे भेजी गई चीज़ें ही बाद में ब्लैकमेलिंग का सबब बनती हैं, और उनको उससे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। तो सर, बहुत से सिचुएशंस में हमने ये भी देखा है, मुख्तलिफ ऐप, ज़िप लाइव, बिंगो लाइव, टिकटॉक लाइव और मुख्तलिफ ऐप्स जिसपे आप पनिशमेंट लेते हैं, और वो पनिशमेंट में आपको किसी भी टास्क के लिए मजबूर किया जाता है और वो आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो रजामंदी से अगर वो कर रहा है, कोई उसके ऊपर गन पॉइंट पर तो नहीं करवा रहा। हाँ जी। मोबाइल पे उससे राब्ते में, और वो उसे जो कह रहा है लड़की वो किया जा रही है, वो क्यों कर लेती है, उसको पीछे गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। हाँ। और जब लड़का उस लड़की को इस्तेमाल कर लेता है, तो बाद में उसकी जब वीडियो या तस्वीर वायरल होती है, तो वो उसी के खिलाफ आपसे राब्ता करती है कि उसकी मदद की जाए। हाँ। तो जब रजामंदी के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा होता है, तो फिर कार्रवाई आप किस तरह लेके चलते हैं आगे? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस तरह की जो एप्स हैं जो आपको एडल्ट कंटेंट बनाने पे मजबूर करती हैं, या उस पर आप एडल्ट कंटेंट के जरिए पैसे कमाते हैं, ऐसी कोई भी ऐप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। ये तमाम ऐप्स हैं जो बाहर रजिस्टर्ड हैं। बीगो लाइव की आपने बात की, ज़िप लाइव की बात की, दीगर इस तरह के ऐप्स की आप बात करें जिसके अंदर अडल्ट कंटेंट है और उसके अंदर आप कहते हैं गिफ्टिंग होती है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है। मगर यहाँ चूँकि इंटरनेट के जरिए डाउनलोड हो जाती हैं और लोग उस पर करते हैं, तो और जहाँ पनिशमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हर बंदा, चाहे वो बीगो लाइव वाला है, चाहे वो कोई गिफ्टर है, चाहे कोई प्रमोटर है, कोई बंदा भी किसी दूसरे बंदा या बंदी की वीडियो बनाएगा, न्यूड एडल्ट कंटेंट बनाएगा, उसको ऑनलाइन अपलोड करेगा, उसको शेयर करेगा, उसकी मेकिंग के ऊपर, उसकी डिसेमिनेशन के ऊपर कानून हरकत में आएगा और उसकी पनिशमेंट होती है। तो कानून की गिरफ्त में सिर्फ लड़का आएगा, या लड़की जो उसके साथ सारा कुछ उसके कहने पर करेगी, लड़की को भी सामना करना पड़ेगा मुकदमे? ये आपने ना बड़ा ही एक पिवटल क्वेश्चन रेज किया। कानून की मंशा के मुताबिक तो ये है कि हर वो शख्स जो मवाद बनाएगा, मवाद बनाने के बाद शेयर करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो आपने सवाल पूछा है, अगर मैं इन टेक्निकल आपको बताऊं तो पहले बनाने वाला भी कौन होता है? वो शख्स होता है, आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो अपलोड कर रहा है वो वही शख्स होता है जो हमारे पास कंप्लेनेंट बन के आता है। पहला
अडल्ट कंटेंट क्रिएट करने वाला, न्यूड पिक्चर क्रिएट करने वाला वो शख्स है जो हमारे पास एज अ साइल आया है, और वो शख्स पहले बनाता है, पहला ऑफेंस उसने किया, और सेकंड ऑफेंस क्या है कि उसने उसको शेयर भी कर दिया किसी दीगर पर्सन को। कानून इसके अंदर किसी किस्म की एक्सेप्शन लेके नहीं आता कि भाई वो बनाए, जो हमारे पास मुद्दई आ जाएगा और वो शेयरिंग करेगा तो वो ऑफेंस नहीं है, और अगर वो अगला शेयर करेगा तो ऑफेंस है। पहला ऑफेंस अकर करने वाला वही बंदा होता है जो हमारे पास आम तौर पे इस सिस्टम को लेके आता है, मगर हर केस में इस तरह नहीं है। ठीक है, हर केस में इस तरह नहीं है। कई मरतबा हमारे पास जो अभी लेटेस्ट केसेस भी आ रहे हैं उसके अंदर इस तरह से है कि लोगों के फ़ोन हैक्स आजकल हो रहे हैं। लोग फ़ोन करते हैं, ऐसे एक रैंडम कॉल करते हैं, आपका TCS आया है, आपका कोरियर आया हुआ है, आप फौरी तौर पे हमने आपको डिलीवर करना है, घर के बाहर खड़े हैं, कोड भेजा है ताकि हम डिलीवर कर सकें। वो कोड आता है, लोग फौरी तौर पे अपना कोड दे देते हैं फ़ोन के ऊपर और उनका फौरी तौर पे व्हाट्सएप हैक हो जाता है। वो जो व्हाट्सएप हैक होता था उसके बाद उसके जो तस्वीरें, उसके कंटेंट्स, उसके कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ इस हैकर के पास, इस स्कैमर के पास चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद वो उसकी कोई भी ऐसी कोई प्राइवेट चीज़ पड़ी है उसके अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, या उसकी कोई पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं, तो AI के ज़रिए आजकल तमाम कंटेंट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह ही काम भी कर लेते हैं। मैं नहीं कहता कि हर जो हमारे पास एप्लीकेंट आ रहा है वो ऐसा नहीं। कुछ जैसे मैंने बताया, अब सवाल ऐसा टेक्निकल किया कि मैं जो आवाम की अवेयरनेस के लिए मैंने बताया ये कि भी आवाम की अवेयरनेस के लिए हर वो शख्स जो कंटेंट रिकॉर्ड करेगा, जो डिसमिनेट करेगा, वो मुर्तकब है इस चीज़ का, मगर हर विक्टिम इस तरह का नहीं होता। सर, डिजिटलाइजेशन के दौर में साइबर क्राइम जन्म ले रहे हैं और बहुत से शहरी, जो सादा लोग शहरी हैं, वो उन्हें नहीं पता कि ऐप्स आप मोबाइल पे जो डाउनलोड करते हैं उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है उनको आइडिया नहीं होता कि किन किन चीज़ों को क्लिक करना है, किन चीज़ों को नहीं क्लिक करना, लेकिन वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और जो वो एक्सेस है वो गैलरी की वो खुद दे देते हैं। तो ऐसे में आप सादा लोग शहरी जिनको अवेयर नहीं है उनको किस तरह अवेयरनेस के लिए आप सोसाइटी में उनको आगाह करेंगे? वैसे तो जो भी बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो जो ऐप्स होती हैं वो इतनी, उनका प्रोसीजर कम्बरसम नहीं होता, बड़ा सादा सा प्रोसीजर होता है कि आप जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर, किसी भी ऐप को जब सर्च करते हैं तो पहले आप क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उसके व्यूज़ आ जाते हैं, उसके बारे में लोगों की वो जो व्यूज़ दिए गए होते हैं वो आते हैं। उसके अंदर ऐप की अपने डिस्क्रिप्शन में आता है कि ये इसका कंटेंट क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। तो और उसकी फिर नीचे जब आप नीचे चले आते हैं तो प्राइवेसी की भी उसमें बात की होती है। तो हर वो शख्स जो कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहा है, प्ले स्टेशन से कर रहा है, ऐप स्टोर से कर रहा है, या वो डायरेक्ट किसी साइट से कर रहा है, तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बताई गई होती हैं किस हद तक प्राइवेसी यूज़ करता है। और हमारी मेजोरिटी ऑफ द ऐप्स हैं, हम उनको जब परमिशन ग्रांट करते हैं तो हम पूरे अपने फ़ोन की परमिशन ग्रांट कर छोड़ते हैं। ऐसी ऐप्स है जिसका कैमरे से ताल्लुक नहीं है, वो भी कैमरे की परमिशन उसमें ग्रांट हुई होती है। माइक्रोफोन से ताल्लुक नहीं है, माइक्रोफोन की उसमें परमिशन ग्रांट हुई होती है। तो तमाम शहरी, उनसे रिक्वेस्ट है, उनको चाहिए कि वो जब ऐप डाउनलोड करें तो पहले पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ें, पढ़ने के बाद करें। हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, हम ओके 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 करते रहते हैं, और हमें बस डाउनलोड चाहिए एक मरतबा। वो एक बार हमारे पास डाउनलोड हो गया, उसमें कोई बग गया, कोई चीज़ आ गई है तो हमारा वो नुकसान करेगी। सर, जिस तरह आप ऐप डाउनलोड करनी है तो ओके ओके करते रहना है, इसी तरह अगर आप किसी के साथ लाइव गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके कहने पे आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर आप खुद उसको मौका दे रहे हैं सामने वाले को कि आपका वो वीडियो या तस्वीर आपकी वायरल कर दे, फोश मवाद सोसाइटी में गंदा करने के लिए आपकी इज्जत को, बल्कि ये घिनौने खेल खेलने वाले ये दोनों हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर जो देखने वाले हैं जो इस तरह की हरकतों सकनात में मुलविस पाए जा रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज दें ताकि आपकी तरफ जो दरखास्तें ज्यादा आ रही हैं वो भी कम हो जाए और वो भी अपनी इज्जत को महफूज बना सके। हाँ, इसके अंदर ना एक प्रिंसिपल है लॉ का, जस्टिस का, कि ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स। एक ये प्रिंसिपल है कानून का कि जो भी कानून के पास आएगा वो साफ हाथों के साथ आएगा। वो ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने प्रोपोजिशन बताई है, इसके अंदर जो दोनों तरफ से रजामंदी होती है, कंसेंट होती है, तो ऑलरेडी इलीगल एक्ट कर रहा है। इलीगल एक्ट की एग्जीक्यूशन के ऊपर वो दोबारा आ जाता है, मगर चूंकि डिग्निटी ऑफ द पर्सन जो है वो कानून के मुताबिक आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि हर बंदे की डिग्निटी जो है ना वो इनवायलेबल है।
वो उसका ख्याल रखा जाएगा। तो इवन देन फिर जो एग्जीक्यूशन है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो हरकत में आएगा। ये लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं, डिग्निटी तो हर किसी की है, इज्जत तो हर किसी की भी करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है सर।